एट्थ क्लास मैथ्स। तो देखो, चैप्टर हमें मालूम है पहले से ही। कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। और अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में। अभी तक मैंने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बता दी है ऑलरेडी, लेकिन प्रॉपर तरीके से डिटेल में लिखवाया नहीं है। तो अब तुम लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में तरीके से लिखना है। पहला जो टॉपिक मैं बताऊंगा, शांत रहो ना, पता है मेरे को, बोर्ड तो आ रहा था ना, वो तो लगेगा थोड़ा बहुत कि मैं वीडियो से बाहर हो गया हूं, लेकिन पता चल जाएगा। वो बोलो मत, बीच में कट करने में ढूंढने में दिक्कत होगी फिर। पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे, इसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में मैंने काफी सारी बातें ऑलरेडी बता दी हैं। दिखने में पैरेललोग्राम कैसा लगता है? इस तरह का। ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि इसकी जो आमने सामने की साइडें होती हैं, आमने सामने की साइडें मतलब कि अपोजिट साइड्स, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो पहले तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो पैरेललोग्राम के अंदर पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब कि ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है? देखो, ए बी के सामने कौन सी साइड है? डी सी। ये अपोजिट साइड है और ये अपोजिट साइड्स इक्वल मानी जाएगी। मतलब ए बी बराबर माना जाएगा डी सी के। ए बी किसके बराबर माना जाएगा? डी सी के। बिल्कुल इसी तरीके से ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है? बी सी। तो ए डी के अपोजिट है बी सी। तो ये दोनों साइडें भी आपस में क्या मानी जाएंगी? इक्वल मानी जाएंगी। तो देखो, साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। साथ ही साथ पैरेलल भी होती है। मतलब ए बी वाली साइड डी सी के क्या होगी? पैरेलल होगी। ए डी इज पैरेलल टू, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी जो है डी सी के पैरेलल होगी और साथ ही साथ ए डी किसके पैरेलल होगी? बी सी के। तो ए डी पैरेलल होगी बी सी के। बीच में जो साइन होता है दो डंडों का, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो ये दो प्रॉपर्टी बड़े काम की है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इन दो प्रॉपर्टी को नोट करो। बाकी की और प्रॉपर्टी भी साथ में हम लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है, देखो, एंगल ए के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल ए के सामने आ रहा है एंगल सी। एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के। सिमिलरली ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के। तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सही बात है ना? और एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के।
तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने कितनी प्रॉपर्टी बता दी? 3 प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज के मामले में कोई कमी नहीं है। अब मैं बात करूंगा एडजेसेंट एंगल्स की। कौन से एंगल्स की? एडजेसेंट एंगल्स की। अब हमें लिखनी है नंबर 4 प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है एडजेसेंट एंगल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एडजेसेंट एंगल्स। पहले तो ये समझने की जरूरत है ये एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। तो देखो, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कोने वाले एंगल्स। मुझे बताओ, ए के बाद एडजेसेंट एंगल अगर हमें बनाना है तो ए के बाद अगला एंगल कौन सा आएगा? बी। ए के बाद अगला एंगल कौन सा आएगा? बी। लगातार आने वाले एंगल, क्या बोला मैंने? लगातार आने वाले एंगल। ए के बाद अगला एंगल कौन सा आ रहा है? बी। बी के बाद अगला एंगल कौन सा आ रहा है? सी। सी के बाद अगला एंगल कौन सा आ रहा है? डी। तो जो एंगल लगातार आते हैं ना, एक के बाद आते हैं, उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल ए के बाद आ रहा है एंगल बी, यानी कि एडजेसेंट एंगल की खासियत ये होती है कि इनका सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो देखो, ए का सम बी के साथ 180 है। बिल्कुल इसी तरीके से बताओ, बी का सम सी के साथ कितना होगा? 180 होएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों का सम कितना होगा? 180। बताओ, सी का सम किसके साथ 180 होगा? डी के साथ। तो सी का सम डी के साथ भी क्या होगा? सी का सम डी के साथ भी होगा 180। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक लास्ट और बच गया। बताओ, डी का सम ए के साथ कितना होगा? डी का सम ए के साथ, तो डी का सम ए के साथ होगा 180। ये भी 180 होगा। ठीक है, तो चारों के केस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। इसको भी अच्छे से नोट कर लो। मुझे मालूम है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहले मैंने इन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, और थोड़ा बहुत क्या, काफी बता दिया है। लेकिन फिर भी अब मैं तरीके से प्रॉपर्टी एक एक करके नोट करवा रहा हूं। पैरेललोग्राम की कोई सी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा अब मैं। सारी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से समझ लोगे, नोट कर लोगे, तो क्वेश्चंस करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी तुम्हें एक चीज मालूम होगी। इस तरह की ये जो दो लाइनें बनाई जाती हैं अंदर की साइड, इन दो लाइनों का क्या नाम होता है? ये जो क्रॉस करते हैं ना हम अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब मैं क्या कर देता हूं? क्रॉस कर देता हूं। इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज का क्या नाम होता है? इस चीज को बोलते हैं डायगोनल्स। क्या कहलाते हैं ये? ये कहलाते हैं डायगोनल्स। और पैरेललोग्राम के डायगोनल की खासियत ये होती है, लिखो पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। पांचवी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ AC इज नॉट इक्वल टू, देखो ये जो डायगोनल है यानी कि AC वाला डायगोनल BD के बराबर नहीं होता। AC इज नॉट इक्वल टू BD।
क्या AC BD के बराबर होता है? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं होता। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके बारे में? डायगोनल के बारे में। छठी प्रॉपर्टी लिखो। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान दो, सिक्स प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या इस वाली बात का मतलब पहले से मालूम है कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर काटना। डायगोनल्स के बाइसेक्ट करने का मतलब है बराबर बराबर काटना। तो देखो, ये जो दोनों डायगोनल होते हैं, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। मतलब अगर यहां पर 5 सेंटीमीटर का डायगोनल बचा है तो यहां पर भी कितने सेंटीमीटर का बचेगा? 5 सेंटीमीटर का। और यहां पर अगर 7 सेंटीमीटर का डायगोनल बचा है तो यहां पर भी कितने सेंटीमीटर का डायगोनल बचेगा? 7 सेंटीमीटर का। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर काटना। बराबर बराबर काटना, जैसे रोटी होती है ना, रोटी रोटी को बीच में से क्या कर दिया? बिल्कुल बराबर बराबर काट दिया। आधी रोटी इसने ले ली, आधी रोटी तुमने ले ली, तो आपस में रोटी को क्या कर दिया गया? बाइसेक्ट कर दिया गया। यही काम डायगोनल करते हैं। तो छठी प्रॉपर्टी लिखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? इधर ध्यान दो, बाइसेक्ट का मतलब है ओ ए किसके बराबर होगा? बताओ, ओ ए किसके बराबर होगा? ओ सी के। देखो, ओ ए का डिस्टेंस ओ सी के बराबर होगा ना। इसका मतलब ये हुआ ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब इधर देखो, OB का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? OB का। OB का डिस्टेंस होएगा OD के बराबर। तो OB इज इक्वल टू OD। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर काटना, बराबर बराबर काटना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम के केस में। 6 की 6 प्रॉपर्टीज मैंने कभी बताई थी, कभी थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन अब मैंने 6 की 6 प्रॉपर्टीज एक साथ नोट डाउन करवा दी ताकि क्वेश्चंस करने में अब हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो एक बार पहले 6 की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ लो, फिर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि तुम्हें मालूम है मैथ्स के अंदर हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3C जो कि अभी तक नहीं कराई है। ये वाली एक्सरसाइज अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करी है, जिसका नाम है एक्सरसाइज 3C। तो बुक वगैरह निकाल लेना, और अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3C का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर साइड में हमको फिगर दे रखी है, तो पहले एक बढ़िया सी फिगर बना लेते हैं। PQRS फिगर हमको क्या दे रखी है? पैरेललोग्राम। तो देखो, हाथ से तो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने कौन सी फिगर बनाई है। मैंने फिगर बनाई है पैरेललोग्राम, जिसका नाम है PQRS, जो कि क्वेश्चन ने हमको दिया है। PQRS, PQRS, और बीच में दो डायगोनल भी दे रखे हैं, QS और PR। QS और PR, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो देखो, फिगर के अंदर जो प्रॉपर्टी हमें लगानी है वो किसकी लगानी होगी? सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम की लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको जो डाटा दिया है वो पैरेललोग्राम का दिया है। और फिलअप दे रखे हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगने वाला। देखो क्या है क्वेश्चन। इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने बोला है
कि पी क्यू आर एस क्या है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, और अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। ए पार्ट है पी क्यू इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, पी क्यू इक्वल टू, फिर डैश लगा हुआ है। तो पी क्यू के आगे क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, मतलब हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से पी क्यू किसके बराबर होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि पी क्यू वाली साइड अपने सामने वाली साइड के बराबर होती है, किसमें, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में मैंने बताया था ना कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पहले तो तुम्हें ये बताना है कि पी क्यू किसके बराबर है। तो बताओ पी क्यू वाली साइड किसके बराबर है, एस आर के। भाई पी क्यू वाली साइड किसके बराबर हो गई, एस आर के बराबर हो गई। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर। प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, क्यों, तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, प्रॉपर्टी आएगी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के। अब जरा बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट भी तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। बी पॉइंट हमसे पूछा है क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर किसके बराबर है। ध्यान दो, देखो ये वाली साइड, क्या नाम है इस वाली साइड का, क्यू आर। तो बताओ क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर बराबर होगा पी एस के। क्यू आर किसके बराबर होगा, पी एस के। तो क्यू आर इक्वल टू पी एस। इसमें भी क्या रीजन आएगा, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी आएगी। ध्यान दो, तुम्हें साइड में ना प्रॉपर्टी लिखकर जरूर बतानी होती है। अगर तुम साइड में प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि रट रखा है ना, और रटा हुआ अच्छी बात नहीं होती। तो पी क्यू किसके बराबर था, एस आर के, और क्यू आर किसके बराबर है, पी एस के। रीजन वही है, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आमने सामने की साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। ठीक है, सी पॉइंट देखते हैं क्या है। सी पॉइंट में क्या है हमारे पास, सी पॉइंट है पी क्यू, पी क्यू पैरेलल है किसके, मैंने बताया था पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में कौन सी साइड्स पैरेलल होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, देखो बताओ पी क्यू के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू के सामने एस आर है। देखो पी क्यू के सामने कौन सी वाली साइड है, पी क्यू के सामने एस आर वाली साइड है। तो पी क्यू किसके पैरेलल होगी, एस आर के। और रीजन क्या आएगा, रीजन वही आएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, डी पॉइंट देखो, डी में क्या पूछा है हमसे, ध्यान से देखो, अब तो तुम खुद से फैसला कर सकते हो। डी में पूछा है क्यू आर किसके पैरेलल है, क्यू आर किसके पैरेलल है। तो देखो क्यू आर के सामने कौन सी साइड है, क्यू आर के सामने पी एस है। देखो क्यू आर वाली जो साइड है, क्यू आर के सामने कौन सी वाली साइड है, पी एस। तो क्यू आर किसके पैरेलल है, पी एस के। तो साइड में लिख दो पी एस। और रीजन क्या आएगा, रीजन सेम आएगा, यही वाला कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब जरा ई पॉइंट देखते हैं। तो देखो ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, आसानी से ये क्वेश्चन हमारा होता जा रहा है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ई पॉइंट में पूछा है एंगल पी, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी किसके बराबर है। मैंने तुम्हें बताया था पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बताओ
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। बताओ एंगल P के सामने कौन सा एंगल है, देखो एंगल P के सामने कौन सा एंगल है, एंगल R। एंगल P के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल R। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल P बराबर होगा एंगल R के। इसी तरह से F पार्ट में भी काम करवा रखा है। F पार्ट में पूछा है एंगल Q किसके बराबर है, एंगल Q किसके बराबर है। तो देखो एंगल Q के सामने कौन सा एंगल है, एंगल Q के सामने कौन सा एंगल है, एंगल Q के सामने एंगल S है। भाई एंगल Q के सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल S। तो एंगल Q किसके बराबर माना जाएगा, एंगल Q बराबर माना जाएगा एंगल S के। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। रीजन क्या आएगा, रीजन वही है दोनों के अंदर, क्या रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो कितनी आसानी से ये हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम थोड़ी ना है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और आसानी से ही कर पा रहे हैं। एफ पार्ट देखते हैं। देखो एफ पार्ट में क्या है, सॉरी एफ पार्ट तो हो गया, एफ के बाद जी पार्ट। देखो जी पार्ट में एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या आएगा, मैंने तुम्हें बताया था एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स एक के बाद एक आने वाले एंगल, एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक के बाद एक आने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180। अब जरा फिगर में देखते हैं, फिगर में हम चेक कर लेते हैं। देखो एंगल P और एंगल Q, देखो एंगल P और एंगल Q, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। कोने वाले एंगल, लगातार आने वाले एंगल और कोने वाले एंगल। तो बताओ P के बाद अगला एंगल कौन सा, Q। Q के बाद अगला एंगल कौन सा, R। R के बाद अगला एंगल कौन सा, S। इनका सम कितना होता है, 180। और कौन सी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स सम प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इक्वल टू 180, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा H के अंदर भी वही काम है, H के अंदर बोल रखा है Q प्लस R। H पार्ट में बोल रखा है एंगल Q प्लस एंगल R। तो देखो जरा एंगल Q के बाद अगला एंगल कौन सा, R। कैसे कहलाते हैं ये, एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोला जाता है इनको, एडजेसेंट एंगल्स। और इनका सम भी कितना होता है, इनका सम भी भाई 180 ही होता है। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम 180 होता है। H के बाद अगला पार्ट I पार्ट के अंदर भी सेम काम करना है। एंगल R प्लस एंगल S, और J के अंदर भी, J के अंदर भी वही काम करना है, एंगल S प्लस एंगल P। बताओ इनका सम भी कितना होगा, 180। देखो जरा R और S, बताओ R के बाद अगला एंगल क्या है, S है, ठीक है। और S के बाद अगला एंगल कौन सा है, P है। तो बताओ ये चारों के चारों एडजेसेंट एंगल्स ही तो होते हैं आपस में, और इन सब का सम कितना होता है, 180 ही होता है। साइड में रीजन लिखना पड़ेगा, चारों के लिए सेम रीजन आएगा। क्या रीजन आएगा, एडजेसेंट एंगल्स सम, एडजेसेंट एंगल्स सम मतलब कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल्स सम प्रॉपर्टी होती है भाई। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो बाकी के पार्ट्स बचे हैं, J के बाद दो पार्ट और बचे हैं,
के और एल, फटाफट से के और एल को और देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारा खत्म समझो। तो के बता रखा है कि ओपी किसके बराबर है, और एल पूछा है कि ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ ओपी और ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी। मैंने तुम्हें बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखो ओपी की वैल्यू पूछी है, ध्यान दो फिगर में, ओपी की वैल्यू देखो, बताओ ये वाली ओपी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वाली ओपी की वैल्यू ओ आर के बराबर होगी ना, क्योंकि पूरा डायगोनल बराबर बराबर काट दिया जाता है। पैलोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को कैसे काटते हैं, बराबर बराबर। तो बताओ ओपी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओ आर के, मतलब कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर होता है। तो ओपी इज इक्वल टू ओ आर। अब इधर ध्यान दो ओ क्यू के लिए, बताओ ओ क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओ क्यू का डिस्टेंस ओ एस के बराबर होगा, है ना। देखो बताओ ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, यानी कि ओ क्यू बराबर होगा ओ एस के। ओ क्यू किसके बराबर होगा भाई, ओ एस के बराबर होगा। तो देखो एक पैरेललोग्राम की इतनी सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन ने हमको इतने सारे पार्ट्स पूछ लिए। तो देखो लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी पैरेललोग्राम पर ही बेस्ड है और तीन तीन पार्ट्स है। क्वेश्चन ने बोला है फॉर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। तो देखो पहली फिगर बना लेते हैं। पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम दे दिया ए बी सी डी और चारों साइडें दी हैं 2xy7, 2xy7। मुझे बताओ पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ हमको क्या दे रखी है, चारों साइडें दे रखी हैं, है ना। क्या दे रखी है, चारों साइडें दे रखी हैं। और क्वेश्चन ने बोला है, ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन ने बोला है x और y और z की वैल्यू निकालो। तो देखो x और y दे रखा है, x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। मुझे बताओ पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यस, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले तो हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। अब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो बताओ BC किसके बराबर होगा, AD के। जल्दी से देखकर बताओ BC किसके बराबर होएगा, AD के। सही बात है ना, BC इज इक्वल टू AD। अब मुझे बताओ BC की वैल्यू कितनी है, x। BC की वैल्यू x है और AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 7। क्वेश्चन के मुताबिक BC की वैल्यू कितनी है, x है और AD की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी निकल आई, x की वैल्यू आ गई हमारी 7, आंसर आ गया। अब इधर देखो बताओ DC किसके बराबर होगा, DC के अपोजिट कौन सी साइड है, DC के अपोजिट है AB। देखो जरा DC के अपोजिट कौन सी साइड है, AB। इसका मतलब ये हुआ DC इक्वल टू AB। अब DC है कितनी, देखो DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू है y। DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू है भाई y। तो DC की जगह आ गया y और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू भी निकल आई। ऐसे में हमारे पास
y की वैल्यू भी आ गई। तो क्वेश्चन ने बोला था x और y और z की वैल्यू निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में x और y ही था, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आगे सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या है। तो देखो बी पार्ट में हमारी फिगर बदल गई, तो नई फिगर बना लेते हैं। तो बी पार्ट में भी फिर से हमको पैरेललोग्राम दिया है, इस बार नाम बदल गया है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। ये वाला एंगल दे रखा है 100, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है y और ये दे रखा है x, है ना। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे बोला है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बी पार्ट में हमसे फिर से किसकी वैल्यू पूछी है, x और y की। मैंने तुम्हें बताया था, एक चीज मैंने बता रखी है कि दो लगातार एंगल का सम कितना होता है, 180। मुझे बताओ एंगल P और एंगल S दोनों का सम कितना होगा, 180। दो लगातार एंगल का जब मैं सम बोलता हूं 180, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल P और एंगल S, बताओ दोनों का सम मैं कितना लिख सकता हूं, एंगल P प्लस एंगल S दोनों का सम में लिख सकता हूं 180। और रीजन क्या लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल्स। क्या प्रॉपर्टी आ गई, एडजेसेंट एंगल्स। अब एंगल P की वैल्यू तो मालूम है, एंगल P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एंगल P की वैल्यू है 100 और एंगल S की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो, एंगल S की वैल्यू x है। बताओ प्लस का 100 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 180 में से 100 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 80। 180 में से 100 जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 80। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मुझे बताओ एंगल P और एंगल Y, बताओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। मुझे बताओ एंगल P के सामने कौन सा एंगल है, एंगल P के सामने एंगल R है, तो जितनी वैल्यू एंगल P की होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी, एंगल R की। तो हमें रीजन लिखना पड़ेगा साइड में कि क्यों। तो देखो मैं ये कह सकता हूं ना कि एंगल P इक्वल टू एंगल R, और साइड में लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल R के। अब एंगल P की वैल्यू कितनी है, 100 है भाई, एंगल P की वैल्यू कितनी है, 100 है, और एंगल R की वैल्यू क्या है, y। एंगल R की वैल्यू y है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। y की वैल्यू कितनी निकल आई, 100, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने एंगल y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब तीसरा पार्ट और देखेंगे, एक पार्ट और है इसका। तो देखो थर्ड पार्ट में फिर से हमको फिगर दे रखी है, फिगर बना लेते हैं। फिर से पैरेललोग्राम की फिगर है, मतलब लगातार क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं, पैरेललोग्राम के। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये हमारा डायगोनल। और इस बार डायगोनल की डायमेंशंस दे रखी हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, वो x+3 है, और ये वाली y+2 है। बताओ डायगोनल के जो 4 टुकड़े थे, चारों टुकड़े बता दिए ना, ध्यान दो। इतना टुकड़ा क्या है, 4, ये कितना है 8, ये कितना है x+3, और ये कितना है y+2।
मुझे बताओ इसके अंदर डायगोनल की प्रॉपर्टी लगेगी, इसके अंदर डायगोनल की प्रॉपर्टी लगने वाली है। और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? डायगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन ने हमको ये नहीं बताया, देखो ये बीच वाले पॉइंट को नाम नहीं दिया, इसको हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं ओ। बीच वाले पॉइंट को अपनी तरफ से नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ओ नाम दे दिया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमको डायगोनल्स के बारे में बता रखा है और हमें मालूम है प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ये होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, देखो बताओ ओ से लेकर वाई, ओ से लेकर y तक का डिस्टेंस और o से लेकर w तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब कि OY किसके बराबर होगा? OW के। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान दो, देखो सिंपल सी बात है, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो O से लेकर Y तक का डिस्टेंस और O से लेकर W तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में कैसे माने जाएंगे? इक्वल। मतलब कि OY किसके बराबर होगा? OW के। तो OY की वैल्यू कितनी है? 4 और OW की वैल्यू कितनी है? y प्लस 2। देखो बताओ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। तो OY की वैल्यू कितनी थी? 4 और OW की वैल्यू कितनी है? y प्लस 2। बताओ प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा भाई? प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 4 माइनस 2। तो बताओ y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? ऐसे में y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2, कितना बचेगा? 2। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई? 2 निकल आई। बिल्कुल इसी तरीके से इधर ध्यान दो, बताओ o से लेकर z तक का डिस्टेंस, o से लेकर z तक का डिस्टेंस और o से लेकर x तक का डिस्टेंस, बताओ ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे ना? o से लेकर z तक का डिस्टेंस और o से लेकर x तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कि OZ बराबर होगा OX के। अब OZ की वैल्यू कितनी है? 8 है और OX की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3। बताओ प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 में से 3 जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? x की वैल्यू हमें मिलेगी भाई 5। तो देखो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन किस पर बेस्ड थे? इस एक्सरसाइज के पैरेललोग्राम पर बेस्ड। अब जो आगे क्वेश्चन हमें मिलेगा वो रेक्टेंगल पर बेस्ड है, यानी कि पहले हमें अच्छे से किसकी प्रॉपर्टीज समझने की जरूरत है? रेक्टेंगल की। तो देखो अब हम अगली प्रॉपर्टीज कवर करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैंने शायद रेक्टेंगल के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें या काफी सारी बातें ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन फिर भी अब हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो रेक्टेंगल के बारे में भी अच्छे से जानने की जरूरत है। दूसरी खासियत ये है कि रेक्टेंगल की काफी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मिलती जुलती होती हैं, है ना, ज्यादातर। तो फटाफट से हेडिंग डाल दो। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल दिखने में कुछ ऐसा लगता है, अगर मैं रेक्टेंगल बोलूं तो रेक्टेंगल स्ट्रेट होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है? थोड़ा सा तिरछा होता है, लेकिन रेक्टेंगल कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, सीधा सीधा होता है। पैरेललोग्राम थोड़ा सा तिरछा हुआ होता है और रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा सीधा होता है। अब हाथ से तो देखो ऐसे बनेगा, लेकिन तुम प्रॉपर बनाओगे तो स्ट्रेट बनना चाहिए। इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। इसके चारों के चारों एंगल, इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बताओ ये वाला साइन कौन से एंगल का होता है? 90 डिग्री का।
ये एंगल भी कितने डिग्री का मिलेगा 90, ये एंगल भी कितने डिग्री का मिलेगा 90, ये एंगल भी कितने डिग्री का मिलेगा 90, और ये एंगल भी कितने डिग्री का मिलेगा 90 का। दूसरी चीज, इसकी भी आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ध्यान देना, इसकी आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं। इक्वल तो होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। अब तुम कहोगे अगर ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है तो ये वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल पैरेललोग्राम से मिलती जुलती है। तो मैंने तो पहले ही बताया है, इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखो जरा, पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और साथ ही साथ इक्वल भी होती हैं। मतलब ए बी वाली साइड किसके बराबर होगी, देखकर बताओ, ए बी वाली साइड किसके बराबर होगी, डीसी के, ए बी इक्वल टू डीसी, और साथ ही साथ पैरेलल भी होगी। मैंने एक साथ लिख दी। आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, पैरेलल तो होती हैं, इक्वल भी होती हैं। इसी तरीके से बताओ, एडी वाली साइड, एडी वाली साइड किसके बराबर होगी, बीसी के, और साथ ही साथ पैरेलल भी होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख दी, बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, लेकिन तुम्हारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, बराबर पर, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादातर पैरेललोग्राम के लिए काम करती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या होती है, किसके चारों एंगल्स ए बी सी डी, चारों के चारों एंगल्स बराबर होते हैं। तो तुम्हें लिखना है ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, चारों एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं। एक भी एंगल ऐसा नहीं होता जो 90 का ना हो, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी खासियत, अब बात करते हैं डायगोनल की। तो मुझे बताओ, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके ये जो डायगोनल होते हैं, क्या ये डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, नहीं, इसके डायगोनल छोटे बड़े नहीं होते, इसके डायगोनल बराबर होते हैं। इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो, अगर एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल भी कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल छोटा होता है और एक डायगोनल क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि AC किसके बराबर होता है, BD के। लिख लो, दैट इज AC इक्वल टू BD। तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, अच्छे से लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करो। जब हमें प्रॉपर्टीज याद होती हैं, प्रैक्टिस कर रखी होती हैं, तभी हम क्वेश्चंस कर पाते हैं, वरना बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करना बेहद मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल हो जाता है, कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम तभी कर सकते हो जब तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे। चौथी प्रॉपर्टी, तो देखो चौथी प्रॉपर्टी तो सेम है, मैंने तुम्हें पैरेललोग्राम में बताया था ना कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर काटना। डायगोनल्स बराबर बराबर काटते हैं, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चौथी प्रॉपर्टी भी लिख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि OD का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, OB के। OD इज इक्वल टू OB।
इसी तरीके से OC का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, OA के, यानी कि OC इक्वल टू OA। एक खास चीज हो रहा है इसके बारे में, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, और वो भी कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर। ये वाली प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, डायगोनल्स जो हैं, या फिर शायद 90 डिग्री नहीं होता है, ये वाला एंगल रहने देना, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स जो है सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OD बराबर है OB के और OC बराबर है OA के। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की जो थोड़ी थोड़ी किससे मिलती जुलती है, पैरेललोग्राम से। अब तुम चाहो तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तुम आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के दोनों किस पर बेस्ड है, रेक्टेंगल पर बेस्ड है, मतलब इन क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहो तो।